में हाँ यस आ गया सर, आ गया ना? यस यस जी सर। मैं थोड़ा इसको जरा उसमें कर लूँ। थोड़ा स्लाइड शो में आने में इसको कुछ लगता है। हाँ आ गया। तो ये सर इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन क्या होता है? देखिए हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन ये वास्तव में इसकी शुरुआत फार्मा इंडस्ट्री से हुई थी, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री में दो पार्ट हुआ करते हैं किसी ड्रग के, एक है डिस्कवरी फेज, एक है डेवलपमेंट फेज। तो डिस्कवरी फेज इंडस्ट्री खुद करती थी और डेवलपमेंट फेज में वो कई बार कोलैबोरेशन करते थे। तो ये जो एकेडेमिया इंडस्ट्री जो कोलैबोरेशन है, ये वर्ड बहुत कॉमन आजकल भी हो रहा है, पहले भी था। फार्मा में बहुत कॉमन था, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे। हम आपको इसके बारे में, क्योंकि ओरिजिनली जब मेरे को डॉक्टर शर्मा जी ने, डॉक्टर राकेश जी ने बोला था, तो पहला टॉपिक वास्तव में यही था, इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन। दो वी स्टार्टेड फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट, बट दैट वाज द होल प्रोसेस। सो इस सब्जेक्ट के बारे में जैसे मैंने बोला कि इसके बारे में बात बहुत होती है, लेकिन इसके बारे में समझ कुछ लोगों में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में बात करूंगा। इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्री की तरफ से क्या एस्पेक्ट हैं कोलैबोरेशन के, क्या कंसर्न है, क्या प्लस पॉइंट है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अपने क्या कंसर्न है, कौन कौन से एरिया हो सकते हैं कोलैबोरेशन के, और हम आपको उसके अंदर आज कुछ बहुत ही साइंटिफिक एग्जांपल देंगे और जो विच आर रिजल्ट ऑफ दोस कोलैबोरेशन। और उसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां पर आप काम कर सकते हैं, एंड विच कैन फॉर्म अनदर पार्ट ऑफ द एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। बिकॉज आज तारीख में इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आपको नहीं पता और आपकी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को नहीं पता। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता हो, जब तक कोलैबोरेशन कैसे करेंगे? उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि कोई भी कोलैबोरेशन बहुत सी कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व होती है। तो क्या क्या लीगल पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए बिफोर वी कंसिडर दी कोलैबोरेशन, लास्ट में उसको हम कंक्लूड करेंगे। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये दो वर्ड आज की तारीख में दे आर की टू सर्वाइवल। और जिस तरह से बिजनेस लगातार चेंज हो रहा है, आप देखिए, आप कोविड-19 में आपको ताज्जुब होगा कि इवन आई कुड नॉट बिलीव the number of new product launches during COVID was much more than the normal period. क्यों? आवश्यकता आविष्कार की जननी। और इस पीरियड ने आपको इंडस्ट्री एकेडेमिया नहीं, लेकिन एक नया चीज शुरू हुआ, वो था इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। ये एक इतना स्ट्रांगली इस पीरियड में हुआ जो कोविड-19 में, जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं लोग कर सकते थे। इसलिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D आपका, प्रोडक्ट किसी और का, क्वालिटी उसकी, और ऐसे करके जो एक नया चीज शुरू हुआ, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, बहुत स्ट्रांग। उसका रिजल्ट ये हुआ, द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली। There is long-term relationship between industry academia, but it has not resulted into substantial outcome. इतने सालों से इतना कोलैबोरेशन होने के बाद भी जो एक आउटकम, जब मैं कहता हूं तो वो आउटकम इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स,
इन टर्म्स ऑफ साइंस जरूर हुआ है, आउटकम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वो आउटकम नहीं है, तो शायद वो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी था ही नहीं। और कुछ एक जैसे आपने देखा होगा आपके विश्वविद्यालय के अंदर भी और बहुत जगह भी बहुत लोग प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं, फिर कहते हैं हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है, हम चाहते हैं कोई इंडस्ट्री हमारे प्रोडक्ट को और अडॉप्ट करके उसको बेचना शुरू करे। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन आती हैं लोगों की, लेकिन होता क्या है कि वो जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उसको उनकी गलती नहीं है। उनको लगता है कि आपने 10-5 जड़ी बूटियाँ इकट्ठा किया, उसका प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने 100 पेशेंट्स या 50 पेशेंट ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस दे दिया पेशेंट्स को और आपको आराम होगा। तो बोला जी हमारा प्रोडक्ट तैयार है, उसको आप ले लीजिए। अब उनको उसके अंदर ये नहीं पता कि इसकी बाकी उसमें टेक्निकल क्या-क्या चीज़ें थी जो छूट गई। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत से प्रोडक्ट इफेक्टिव होते हुए भी इंडस्ट्री इसको पिकअप नहीं कर पाती। तो इसलिए एकेडेमिया इंडस्ट्री का ये कोलैबोरेशन बहुत दिनों से, लेकिन आउटपुट प्रोडक्ट के मामले में कम है, साइंस के मामले में अच्छा है। और लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या, ये लॉक एंड की सिस्टम है कि हमारी कुछ ज़रूरत है, लेकिन हम अपने पास वो फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते या करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपके पास वो एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास नीड है, हम आपके पास आए, हमने आपसे हाथ मिलाया और हमने कहा चलो भैया हम इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो इस तरह का कोलैबोरेशन 2 तरह का हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है। अब इंडस्ट्री का अपना क्या एस्पेक्ट है इस कोलैबोरेशन का, फिर बाद में बात करेंगे एकेडेमिया की। तो एक तो ये है कि इंडस्ट्री क्यों करना चाहती है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आपने डेवलप किया हुआ है, जिस पर आपने क्लिनिकल ट्रायल भी किया हुआ है, तो हम वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम क्यों खर्चा करें अपने पास? आपके पास प्रोडक्ट है, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे साइंस के लिए और टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए, और हमको लगता है प्रोडक्ट ठीक है, तो इंडस्ट्री विल बाय आउट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम यू, मतलब फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड द अनसर्टेन agreed terms of reference including royalty etc and we go ahead। ये भी कई बार होता है कि ये जो जो इस तरह इन लाइसेंसिंग होता है वो कई बार ये होता है आफ्टर डिस्कवरी फेज। मतलब आपने आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने टॉक्सिसिटी कर लिया, आपने एफिकेसी, आपने एनिमल स्टडीज कर लिया, लेकिन अभी आपने क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया। तो वहाँ भी कोलैबोरेशन होता है कि आपने इतना, आप इंडस्ट्री ने देखा भी इतना काम आप कर चुके हैं, इसमें हमको दम लगता है, तो नाउ लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर। अब यहाँ से जो डेवलपमेंट होगा क्लिनिकल का वो हम जॉइंटली करेंगे और उसमें फिर एक एग्रीमेंट होगा। अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम उसको लॉन्च करेंगे, उसकी आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन लाइसेंसिंग 2 लेवल पर होती है, एक तो फिनिश प्रोडक्ट पर होती है और एक इन बिटवीन द डेवलपमेंट के ऊपर होती है। दूसरा होता है साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय हार्नेसिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज इन, जैसे मैंने बोला, लॉक एंड की कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्सपर्टीज है किसी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के, से फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल या से फॉर आर्थराइटिस। इंडस्ट्री के पास नहीं, हमारे पास नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम आपके पास सकते हैं भाई आपके पास ये फैसिलिटी है, हम आपको अपना प्रोडक्ट देते हैं, आप उसको इवेल्युएट कर दीजिए और हमको उसका डाटा दे दीजिए। तो इसमें क्या है, दूसरा कई बार हमने ये भी देखा, हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी भी हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनके पास एक प्रोडक्ट था, लेकिन उनके पास उसका क्वालिटी कंट्रोल डेटा नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, उसका क्वालिटी कंट्रोल डेटा हम आपके डेवलप कर देते हैं। तो उसके लिए हमने फिर क्वालिटी कंट्रोल डेटा भी कुछ लोगों के डेवलप करके उनको दे दिया विदाउट एनी रिटर्न। तो ये हार्नेसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच अदर बाय कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। फिर डीप डाइविंग इनटू साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ डीप डाइविंग, देखिए आयुर्वेद में क्या है कि हमारे पास साइंटिफिक एस्पेक्ट स्टडी करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद भी हैं, आयुर्वेदिक प्रोसेस भी हैं, आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स भी हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है, प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं और प्रोडक्ट है। 4 एरियाज हैं जहां पर हमें डीप डाइव करने की बहुत ज़रूरत है।
प्रोडक्ट क्या है, मींस व्हाट डू आई मीन बाय डीप डाइविंग इनटू साइंटिफिक एस्पेक्ट, आई विल डिस्कस अ बिट लेटर। फिर है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो एक वर्ड होता है एनडीडीएस, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आयुर्वेद में दो तरीके, या तो हम जो पहले अवलेहा बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल च्यवनप्राश, वैसे बनाते रहे, या क्या हम आज की तारीख में कंज्यूमर नीड को देखते हुए उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए क्या हम इसका जेली बना सकते हैं, क्या हम इसका ग्रेन्यूल बना सकते हैं, क्या इसके न्यू डोसेज फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के, चाहे अवलेहा हो, चाहे जैसे चूरन को, क्या हम चूरन को टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सब जानते हैं, जैसे एल्डरली पॉपुलेशन है, तो एल्डरली लोगों को किसी भी चीज़ को डेग्लूटेशन में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू वीकनेस इन द डेग्लूटेशन मसल्स। तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसको बोलते हैं जेल टैब। वो क्या है, आपने टैबलेट बनाया, उसका आपने जेल का कोटिंग कर दिया, तो इतना चिकना हो गया कि जैसे उसको आपने मुंह में रखा, उसका शेप भी थोड़ा फ्रेंडली बना दिया, जैसे मुंह में रखा तो और अब थोड़ा सा पानी लिया, वो टैबलेट बिना किसी तकलीफ के, मसल को तकलीफ नहीं देनी पड़ती, वो टैबलेट सीधा अंदर चली जाती एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। तो इसको बोलते हैं न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कई चीजें हैं उसके अंदर, मतलब उसमें डोसेज फार्म भी आते हैं। आजकल लोग बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये भी आमतौर से इंडस्ट्री नहीं करती, इसके लिए इंडस्ट्री एकेडेमिया का इंटरेक्शन का बहुत स्ट्रांग ये एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्री, जैसे अभी आजकल कुछ हमारे डिस्कशन चल रहा है एमिटी यूनिवर्सिटी से, उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक सेटअप है। तो हमारा हमारा एक प्रोडक्ट जेंडोपा, उसकी आज की तारीख में डोज है 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम पर डे की, और बहुत बहुत ह्यूज डोज है। उसको अगर हमको कम करना है तो क्या कर सकते हैं, तो उसको नैनो में करके फिर उसका बॉडी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। वो काम एमिटी कर रहा है, तो वो हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग करवा रहे हैं। इसलिए ये एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी वन एरिया। फिर कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस बिल्डिंग ऑफ साइंटिस्ट। हमारे साइंटिस्ट आपके इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, और आपके जो विद्यार्थी, जैसे फार्मेसी में आज का बड़ा कॉमन है कि जब बच्चे एम फार्म करते हैं तो सेकेंड ईयर में उनको अपना एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, वो बच्चा 1 साल का जो उसका सेशन है, वो जो उस पर को काम करना है, टॉपिक रिसर्च टॉपिक है, वो जाता है इंडस्ट्री में। तो वो इंडस्ट्रियल टॉपिक पर उसी इंडस्ट्री के R&D में रिसर्च करता, वहीं जाता है वो। तो वो जो विद्यार्थी है जो इन्फॉर्म कर रहा था, वो जब एक साल इंडस्ट्री में रह करके ट्रेनिंग लेगा, वहीं अपना प्रोजेक्ट करेगा, तो ज़्यादातर मैं देखा 50% केसेस में उस विद्यार्थी ने जहाँ पर इन्फॉर्म का काम किया था, उसको वही नौकरी मिल जाती आमतौर से, क्योंकि तब तक वो कंपनी के प्रोसेस जान चुका है, प्रोसीजर जान चुका है, और वो इक्विपमेंट क्या क्या है, कैसे रन करना, सब उसको ट्रेनिंग हो चुकी। सो एक कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस बिल्डिंग भी साइंटिस्ट की होती है। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक विद्यार्थियों के बारे में ये अभी तक नहीं हो रहा है। और जैसे रस शास्त्र के अंदर, रस शास्त्र के विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो नाम मात्र की होती है। तो हमको लगता है एक ये भी एरिया हो सकता है कि, हालांकि हमारा काम नहीं है, CCIM जैसी संस्थाओं का काम है कि क्या MD आयुर्वेद में जैसे M.Pharm के बाद एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है, एक शास्त्र है, तो स्पेशली जो लोग भेषज कल्पना में काम करते हैं, क्या उनके लिए 3 महीने 6 महीने का एक स्मॉल प्रोजेक्ट दे करके और इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो सकता है। इंडस्ट्री अगर 1 साल के लिए मणिपाल के M.Pharm स्टूडेंट्स को रख सकती है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कहीं का भी वो भी आ सकते हैं। फिर स्टिमुलेशन ऑफ रिसर्च इन न्यू एरियाज। जो कई बार क्या होता है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का अलग होता है और इंडस्ट्री का एरिया अलग होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो डिजीज बहुत, जैसे आप देखिए लिस्मेनिया, आप देखिए कालाजार, लिस्मेनिया, कालाजार, मलेरिया, इसके ऊपर कोई भी बड़ी कंपनी काम नहीं करती, फार्मा कंपनी। इसमें छोटे छोटे लोकलाइज लोग इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो लोकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए थ्रस्ट एरिया R&D का डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री का साइज क्या है, इंडस्ट्री का लोकेशन क्या है, और उसका अपना एक बेसिक थ्रस्ट एरिया क्या है। तो इसलिए
ये एक थ्रस्ट एरिया में रिसर्च इंड्यूस करने का भी एक तरीका होता है कोलेबोरेशन। ये हमने आपको पिछली बार डिस्कशन में स्लाइड दिखाई थी कि एक R&D में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र भेषज कल्पना हो गया, द्रव्य गुण हो गया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, एनालिटिकल हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, बायो रिसोर्सेज हो गया जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कल्टीवेशन और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वगैरह। मेडिकल रिसर्च के अंदर इसके अंदर आपको प्री क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाती है। बायो ऐसे इन विट्रो इन वाइवो ऐसे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्वालिटी और बाकी काम के लिए यूज होती है। तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसके अंदर कई यूनिवर्सिटी, वैसे ऐसे इंडिया में 9,000 टोटल संख्या है आयुर्वेदिक फार्मेसीज की भारत में। उस 9,000 में से ये सभी डिपार्टमेंट जिनके पास हों, ऐसी इंडस्ट्रीज की संख्या जहां तक मेरा ख्याल है वो किसी भी हालत में 25 या 30 से ऊपर नहीं होगी। 50 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। तो 9,000 में से केवल 50 इंडस्ट्रीज के पास ऐसे डिपार्टमेंट हैं। इसका मतलब अब आप सोचिए कि 8,950 इंडस्ट्रीज के पास इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन का कितना स्कोप है, जो खुद नहीं कर सकते। वो कोलैबोरेशन से होगा। कोलैबोरेशन से करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन है, टाइम कम लगना चाहिए। अब इंडस्ट्री का इसमें एक माइंडसेट होता है एकेडेमिया कोलैबोरेशन में, ऑलवेज लुक फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री कहता है भाई हमने आपको 10 लाख दिया तो 10 लाख में हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। और वही आइडियाज पे इंडस्ट्री काम करना चाहेगी जो कर को मार्केटेबल होंगे। इसको आजकल वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलेशनल रिसर्च। टुडे इंडस्ट्री वांट्स टू इन्वेस्ट ओनली इन द ट्रांसलेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, जहां पर जो रिसर्च है इट विल ट्रांसलेट इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज मार्केटेबल। क्योंकि इंडस्ट्री को तो अपना इंडस्ट्री को R&D को भी रन करना है और बहुत से उनको और भी खर्चे हैं उसको पूरा निकालना है। तो इंडस्ट्री बेसिकली इज ऑलवेज प्रोडक्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड तब होती है जब उसको ये लगता है कि अगर हम किसी प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करके बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज किए हुए वी कैन सेव सम मनी। तो कास्ट सेविंग बाई प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन काम कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है वो ये होता है कि टाइमलाइन। इंडस्ट्री एकेडेमिया जो इंटरेक्शन कई बार इसलिए फेल होता है कि टाइमलाइन मीट नहीं होती। इंडस्ट्री के लिए टाइम इज मनी। वो जो एग्री टाइम है उसके बियॉन्ड वो जाएगा तब फिर वो उसका लॉस होगा। तो इसलिए टाइम इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर विच आई टोल्ड यू। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जो भी है, लेकिन उसका टाइम लाइन मीट होना चाहिए। फिर ये जो कोलेबोरेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या है? टू फुलफिल द कंज्यूमर डिमांड एंड ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। इसलिए जो भी कोलेबोरेशन होगा वो इसी फील्ड में होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो जो जहां पर आकर के बात अटकती है कई बार, वो है शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडस्ट्री ऑलवेज वांट्स टू हैव ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन केस ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। इसलिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट 3 तरह के होते हैं। एक जो इंडस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, आइडिया इंडस्ट्री का है, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क किसी इंस्टीट्यूशन से करा लिया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, वो स्पॉन्सर्ड वर्क है। उसके अंदर IPR ऑफ कोर्स कंपनी का ही, इंडस्ट्री का ही होगा। सेकेंड ये है कि इंडस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया किसी इंस्टीट्यूशन को, और ड्यूरिंग द रिसर्च दिस इंस्टीट्यूशन हैज कम आउट विद अ न्यू आइडिया आउट ऑफ दैट। अब ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ज्वाइंट IPR। अब ये IPR इंडस्ट्री का और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ज्वाइंट IPR होगा। थर्ड होता है प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट का है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का है, और इंडस्ट्री उसको लॉन्च करना चाहती है। ऐसे केसेस में IPR
एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा और इंडस्ट्री जब सेल करेगी तो इंडस्ट्री हैज टू शेयर 3 to 5% ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी में ऐसे कोई रिटन डाउन रूल नहीं है, लेकिन आमतौर से जो CSIR ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर शॉर्ट टर्म है से 3 साल तो 7%, अगर 5 साल है तो 5%, 10 साल है तो 3% ऑफ द टर्नओवर। दैट्स हाउ द रॉयल्टी नॉर्मली डिसाइडेड। तो 3 तरह का, ने बोला 3 तरह का इसमें अरेंजमेंट होता है। द वन जहाँ पर इंडस्ट्री ने टोटल स्पॉन्सरशिप किया, पूरा पैसा इंडस्ट्री ने दिया, उसमें IPR इंडस्ट्री का है। सेकेंड है कि काम करते करते नया आइडिया निकला और उसमें कुछ वैल्यूएशन इंस्टीट्यूशन ने किया तो वो ज्वाइंट IPR होगा। थर्ड है जो पूरा प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट का ही है, इंडस्ट्री खाली उसको सेल कर रही है, इन दैट केस एक आपका एग्रीमेंट होगा जो रॉयल्टी के बेस पर वो प्रोजेक्ट चलेगा। और फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट फॉर, अब ये तो इंडस्ट्री का था, लेकिन अब जब एकेडमी आता है तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, दे कोलैबोरेट फॉर फंडिंग सपोर्ट। ये आपको याद होगा ये जो कोलैबोरेशन की बात हुई, सेल्फ सस्टेनेबल की बात हुई, ये चर्चा करीब 20 या 22 साल पहले शुरू हुई। उसके पहले कोई भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो था, इट वाज टोटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। उसकी जो भी एक्टिविटी थी पूरी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग होती थी। और अगर आपको ये भी याद हो, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट रिसर्च लैब्स हो, उनकी संख्या ना के बराबर थी, बहुत कम थी। उसको जैसे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होने लगा, साइंस में प्राइवेट लैब्स आने लगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आने लगी, अब उनको तो चाहिए लैब सेटअप करना है, फंडिंग चाहिए। तो वहां से शुरू हुआ कि अब फंडिंग सपोर्ट कहाँ से आएगा, तो सपोज उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। बाय द वे, आई एम मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वेयर वी आर अप्रूविंग से प्रोजेक्ट्स वर्थ अप टू 5 करोड़। तो उसके अंदर क्या है कि वहां पर 2 पार्टनर होते हैं। तो एक जो एकेडमिक इंडस्ट्री है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए कंपल्सरी है वो एक इंडस्ट्री को ढूंढेगा, इंडस्ट्री के साथ उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कमेटी है दैट लुक्स ओनली ऑन द ट्रांसलेशनल रिसर्च। तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी हो गया इंडस्ट्री के लिए भी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए भी। तो उसको उसके लिए फंडिंग भी मिलेगा। इसमें नियम ये होता है कि जो इंडस्ट्री होती है उसको फंडिंग नहीं मिलती। अगर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ में इंडस्ट्री को कम से कम 10% अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन जो फंडिंग है वो पूरी की पूरी फंडिंग जाएगी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि सरकार इंडस्ट्री को फंड नहीं कर सकती। तो अगर 5 करोड़ से 10% ये खर्च करेगा इंडस्ट्री और बाकी का पैसा 90% DBT will pay, but that will go to the industry, to the academic institution। वो क्या करेगा, वो उससे अपने JRF रखेगा, SRF रखेगा, अपनी लेबोरेटरी में कुछ एक अच्छे इक्विपमेंट कर लेते हैं। आई नो, ऐसे मैं कम से कम 2-3 विश्वविद्यालय जानता हूँ। जैसे शास्त्रा, देखिए शास्त्रा जो है साउथ में, मेरे ख्याल से उन्होंने DST से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत उनको अच्छी सपोर्ट मिला था उनको इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन से। ऐसे MIT में काफी प्रोजेक्ट जाते हैं जहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, अब मैं बता रहा हूँ खास तौर से आयुर्वेद के बारे में, आज तक मुझको एक भी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का एक भी प्रोजेक्ट हमारी कम्युनिटी में नहीं आया। जब हमारी कम्युनिटी जो है वो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू हर्बल एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया, किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आया, ना जामनगर का आया। कारण उसके 2 हो सकते हैं, या तो उनको आयुष से फंडिंग मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उनको फंड कर रही है, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं पैसे की। एक कारण हो सकता है, या उनको जो UGC का ग्रांट है दैट इज सफिशिएंट फॉर देम, या तीसरा है उनको जरूरत फील ही नहीं होती कि हम अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी को कैसे एक्सपेंड करें। दे आर वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर दे हैव। 3 चीजें हो सकती है,
अब साइंटिस्ट और फैकल्टी दोनों इस प्रोजेक्ट की एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का मेजर जो चीज़ है वो कमिटमेंट है। वो जो एक प्रोजेक्ट में काम करेगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट या JRF SRF होगा, और फैकल्टी दोनों का इक्वल कमिटमेंट होना चाहिए, और थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि जो इंडस्ट्री में खर्चा किया वो अगर वो पैसा बाहर जाता, सपोज इंटरेस्ट पे होता, तो उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलता, और यहाँ पर उनको जो उनका आउटपुट है वो क्या है। आपको ताज्जुब होगा कि हम जब ये कहते हैं कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट की कास्ट जब बोलते हैं कि करीब $1.5 बिलियन, वो कैसे, वो ऐसा नहीं पूरा खर्चा उसके ऊपर जाता है प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं कि अगर एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट को 15 साल लगता है, तो अगर जो एक्चुअल पैसा खर्चा हुआ, सपोज वो अगर $70 मिलियन हुआ, अगर उसको 15 साल के लिए डाल देते, कहीं इन्वेस्ट करते, तो वो पैसा कितना हो गया होता। वैसे उसको कैलकुलेट करते हैं कि $1.5 बिलियन, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्चुअल शायद उसका $50 to $60 मिलियन ही होगा, या बहुत होगा तो $300 होगा, तो $300 मिलियन होगा, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन वो ब्याज जोड़ते जोड़ते वो आपका $1.5 बिलियन होता है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कैसा है, ये इंडस्ट्री का पहला रिक्वायरमेंट होता है। यूनिवर्सिटी में सिस्टम बहुत होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं ज़्यादा, तो जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, they are mainly decided by the administrative body rather than scientists and faculty। इसलिए कई बार डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है और डिले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, नॉट बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट बट बिकॉज ऑफ दैट। अब क्या क्या एरिया हो सकते हैं कोलैबोरेशन के इंडस्ट्री और एकेडेमिया में। तो इन विट्रो इन वाइवो स्टडीज, मैं आपको सबका एग्जांपल बताऊंगा अभी। इन विट्रो और इन वाइवो स्टडीज एक एरिया, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी सेटअप में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो सेटअप हो सकता है। कई बार इंडस्ट्री में सेटअप हो सकता है, जैसे हमारे पास इन विट्रो फैसिलिटी बड़ी अच्छी है, बायोएसे सिस्टम अच्छे हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स हमको देते रहते हैं, हम उनके लिए भी काम करके उनको और डॉक्यूमेंट डाटा देते रहते हैं। इन केस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन टॉक्सिसिटी स्टडी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसने अपने एनिमल हाउस बना रखा है, वो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी स्टडीज कर रहा है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कर सकता है। फिर मोड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड स्टडीज, ये एक वेरी लिटिल रिसर्च एरिया है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो मोड ऑफ एक्शन किसी चीज का पता करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आपके साइंस बेस्ड PSUs हैं वो लोग काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आस्तावरिष्टा जब बनता है, मेरे ख्याल से आस्तावरिष्टा आयुर्वेद का एक सर्वोत्तम कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन क्यों है? वो इसलिए है कि आस्तावरिष्टा के फॉर्मेशन के समय केमिकल कंपाउंड्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, दे बिकम मोर एसिमिलेबल, प्रो ड्रग्स गेट कन्वर्टेड इनटू द ड्रग्स। उसका कुछ का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं डाबर में था तो हमने उसमें जामिया हमदर्द के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स करवाए थे, और उसमें एक लड़की ने बल्कि उसमें एमफार्म के बाद PhD भी किया था अशोका रेस्ट के ऊपर, कि अशोका रेस्ट के फॉर्मेशन में क्या कंपाउंड पहले थे डिकॉक्शन के फेज पर, और क्या कंपाउंड फर्मेंटेशन के बाद उसके अंदर मिले उसको। दूसरा एक एरिया है शोधन का। शोधन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज शोधन में बिफोर शोधन, आफ्टर शोधन क्या केमिकल चेंजेस हुए और क्या उसकी फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हुई। मेरा अपना काम था कुचला के ऊपर, स्टिक नसों का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो उसका मुझको इन आउट पता है। तो उसमें जिसमें आपने शोधन किया, तो बिफोर शोधन क्या उसकी केमिस्ट्री थी, फाइटोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या था, और शोधन के बाद
उसमें क्या केमिकल चेंजेस हुए और उसकी क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शोधन के पहले थी और क्या शोधन के बाद हुई, इसमें चेंजेस क्या हुए। तीसरा, भस्मीकरण प्रोसेस। भस्मीकरण में आपका पार्टिकल साइज कैसे चेंज होता है, हर एक पुट के बाद कितने जितने पुट लिखे हैं, हर एक पुट के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। और ये तीनों ही चीजें अकेले इंडस्ट्री नहीं कर सकती, इसके लिए आपको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ स्वर्ण भस्म का। तो ये डाबर, जब मैं डाबर में था तो डाबर और केईएम हॉस्पिटल मुंबई दो के बीच में एक एमयू साइन हुआ, विच वाज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आइडिया ये था कि स्वर्ण भस्म में हम कितना मैक्सिमम पुट दें जिसके बाद कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज नहीं होता। 11 दें, जैसे 11 लिखा है 11 देना चाहिए। तो हम कितना दें, तो उसमें एक प्रोजेक्ट था, डॉक्टर रजनी धावनकर भी नहीं है बेचारे, उनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। तो वो शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक आयुर्वेदिक रिसर्च वर्कर, शी वाज डीन बट वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा। सो उन्होंने काम किया था हम लोगों के साथ और उन्होंने उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की थी स्वर्ण भस्म की एक पुट के बाद। और उन्हें बताया कि स्वर्ण भस्म को 6 पुट के बाद फर्दर पुट देने में कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ऑगमेंटेशन नहीं होता, इसलिए 6 पुट इज द राइट नंबर ऑफ पुट इन स्वर्ण भस्म। अब इस तरह की रिसर्च बिना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के नहीं हो सकती। बहुत कम लोग हैं, वैद्य बालेंद्र प्रकाश जैसे, जो खुद अपने पेशेंट्स के लिए रिसर्च करते रहते हैं, और वो अलग केस है, लेकिन जनरल थिंग। अब मैं आपको एक बड़ा यूनिक केस बताता हूँ। बहुत पहले बात है 1991 या 92 की, शायद 92 की बात है। हमने केईएम हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल किया अशोक अरेस्ट के ऊपर ऑन डीयूबी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग पे। बड़ा अच्छा रिजल्ट था। तो हम एक ऐसे अपने वैद्यों की सभा में उसको मैं डाटा प्रेजेंट कर रहा था। तो वहाँ पर एक वैद्य ने पूछा कि भाई, हमारा अपना ऐसा अनुभव है कि अशोकारिष्ट देने के बाद लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में निकला था। जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल था केईएम हॉस्पिटल का, उसमें डेटा था कि उसके बाद हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ा अशोकारिष्ट देने के बाद 3 साइकिल के बाद। अब हमसे पूछा इसका कारण क्या, ये कैसे बढ़ सकता है। अब मैं नया था, ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा अब कुछ तो जवाब तो देना है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि इसके अंदर क्योंकि गुड़ होता है, गुड़ से बनता है, तो हो सकता है गुड़ की वजह से कुछ आयरन कंटेंट आता हो, उसकी वजह से शायद हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये हमारा आंसर था। लेकिन उस आंसर से मैं 15 साल तक संतुष्ट नहीं था। जब मैं रैनबैक्सी में आया तो मैंने वहां क्या देखा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब जरा मेरे दिमाग की घंटी बजना शुरू हुई, तो हमने फिर से अशोक का रिश्ता उठाया। मैंने कहा जरा अशोक का इसको टेस्ट करो, बताओ इसके अंदर कितना विटामिन है। टू माई सरप्राइज आई फाउंड इट इज वेरी हाई कंटेंट ऑफ फॉलिक एसिड। Ashokaris contains very high level of folic acid, or probably now my correct reply to the question that why hemoglobin goes up is because of the better absorption of iron from the food what you take, because the percentage of because the folic acid content in Ashokarista is very high. ये डेटा मेरे पास उस समय तक नहीं था। तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आया हुआ ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन का हमारे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में 15 साल तक हंट करता रहा। फाइनली जब हमने इसको स्टडी किया, नाउ आई हैव गॉट एन आंसर। सेकंड चीज, अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा इसके बारे में, अशोकाइस्ट के बारे में, कि आप अशोकाइस्ट का लेबल देखिए, कंपनी देखिए। मैंने देखा कुछ एक लोग लिखते हैं कि वो पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में भी अशोकारिष्ट काम करता है। तो एक गूगल पे सर्च करिए कभी, अशोकारिष्टा एंड प्रोफेसर आनंद कुमार,
सो प्रोफेसर आनंद कुमार एम्स में, ही वाज द प्रोफेसर ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। तो उनके साथ एक क्लिनिकल ट्रायल बहुत पहले हम लोगों ने किया था। और ये मैं बताऊं आपको कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज पॉजिटिव रिजल्ट्स। हम हमेशा भागते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स के पीछे। ये पहला पेपर आपको मिलेगा आयुर्वेद के क्षेत्र में जो नेगेटिव रिजल्ट था, और इन्होंने ये बोला कि अशोका रिस्टा पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में काम नहीं करता, जबकि डीयूबी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अब डीयूबी का मोड ऑफ एक्शन क्या है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये पहला नेगेटिव रिजल्ट था, तो इसलिए ऐसा नहीं कि अशोका रिस्ट वो प्री मेनोपॉज में भी करेगा, पोस्ट मेनोपॉज में भी करेगा, सब ऐसा नहीं। आप इसका पेपर सर्च करिए, अशोका रिस्टा एंड प्रोफेसर आनंद कुमार, यू विल गेट द पेपर। ये उसमें काम नहीं करता, लेकिन हाँ डीयूबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो हमें अपना फोकस शार्पन करना है इंटीग्रेशन के लिए। अभी जो मैं बता रहा था अशोका इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इन्हीं जो डॉक्टर आनंद कुमार है इन्हीं के साथ काम किया। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ओवरेक्टमाइज्ड माइस को लिया, माइस लिया, उसका ओवरी निकाल दिया, और उसमें उन्होंने एक ग्रुप में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो दिए, एक ग्रुप में अशोका रिस्ट दिया, एक ग्रुप में कुछ नहीं दिया। और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने बाद में उसका यूट्रस निकाला, तो उन्होंने ये पाया कि जो वेट था यूट्रस का वो ओवरेक्टमाइज्ड एनिमल में जिसमें एस्ट्रोजन दिया उसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा वेट था, अशोका इस वाले में मीडियम वेट था, और जो ये ओवरेक्टमाइज्ड था उसके अंदर उसका वेट आपका ये था। ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया। तो अशोकारिस्ट ओवरेक्टमाइज्ड एनिमल में देने से यूट्रस का वेट बढ़ता है, लेकिन वेट क्यों बढ़ता है? अब उसके बाद जब देखा तो ये पाया कि इसमें प्रोटीन कंटेंट, अशोकारिस्ट का वेट इसलिए बढ़ा कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाईएस्ट था, जबकि ओवरेक्टमाइज्ड में और एस्ट्रोजन में प्रोटीन कंटेंट नहीं बढ़ा, वो बढ़ा खाली अशोकारिस्ट में। लेकिन जब डीएनए एनालिसिस किया तो ये पाया कि डीएनए जो था वो कंटेंट एस्ट्रोजन वाले में हाईएस्ट था और अशोकारिस्ट में बहुत कम था। अशोकारिस्ट और ओवरेक्टमाइज्ड ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एस्ट्रोजन कंटेंट में बहुत ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्रोलिफरेशन, अगर आप एस्ट्रोजन या हार्मोन देंगे तो इट हैज द टेंडेंसी ऑफ क्रिएटिंग कार्सिनोमा टाइप ऑफ सिचुएशन, तभी तो आपका सेल प्रोलिफरेशन होगा। तो उसके पहले हमेशा हम सुनते थे कि अशोका रिस्टा इज बेटर देन एस्ट्रोजन थेरेपी, देन हार्मोनल थेरेपी, बट व्हाई? इसका आंसर किसी पर नहीं था। व्हाई अशोका इज बेटर देन हार्मोनल थेरेपी? क्लिनिकल एविडेंस माइट हैव बीन देयर, बट मोड ऑफ एक्शन वाज नॉट नोन। और ये हम अगर करना चाहते अपनी कंपनी में कभी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको कहाँ जाना पड़ा? हमको जाना पड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर आनंद कुमार के पास। और आनंद कुमार के हमने डिस्कस किया कि भाई हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं, कैन यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स एंड टेल अस? उनका यस वी कैन डू। तब उन्होंने ये स्टडी किया और ये बताया कि अशोका रिस्ट देने से प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है और इससे वो बढ़ता है। फिर उन्होंने फर्दर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर कुछ और काम भी किया कि एंजाइमेटिक स्टडी बताया कि भाई ये एंजाइम हो सकता है इसमें काम करता हो। सो ये एक एग्जांपल था एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का, जहां पर एक पॉजिटिव आउटकम आया। तो एक 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 इंक्वायरी थी, एक इंक्वायरी थी, और उस इंक्वायरी का जो सॉल्यूशन था वो आया हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। अब आज की तारीख में यूएस वगैरह में तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया में हर ड्रग इंटरेक्शन की ज्यादा हम बात नहीं करते थे। लेकिन आप देखिए कि कोई भी डायबिटीज का पेशेंट भारत में शायद ही कोई मिले जो साथ में दवाई के साथ में नीम जामुन करेला नहीं खा रहा है, शायद ही कोई मिले। एल्डर एज ग्रुप में जो पेशेंट जिसको आर्थराइटिस होगा शायद ही कोई मिले जो साथ में कोई आयुर्वेदिक दवाई एलोपैथिक दवाई साथ साथ नहीं खा रहा है। लेकिन
इसका आपस में इंटरेक्शन क्या है, वो इंटरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक नया अध्याय जुड़ा, हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। आज की तारीख में प्रॉब्ली हमारी कंपनी माने झंडू में हम जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं उसके अंदर हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है। वी आर evaluating herb drug interaction into every product now. शायद हमारे अदर देन झंडू आई थिंक इंडिया में कोई कंपनी हर्ब ड्रग इंटरेक्शन को उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया, हमने किया है। और नॉट ओनली दैट, हम आई एम हैप्पी टू से वी आर कोलैबोरेटिंग विद आवर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आल्सो, उनके ही बहुत सारे प्रोडक्ट का हम करते रहते हैं हर्ब ड्रग इंटरेक्शन स्टडी। ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई आज से करीब 15-20 साल पहले। एक पेपर छपा, वो पेपर छपा था यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ से, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का। एक बच्चा था, उसको एपिलेप्सी थी और वो फेनिटोइन सोडियम पर परफेक्टली कंट्रोल था। और 5 साल कंट्रोल होने के बाद अचानक उसको दोबारा से फिट पड़ गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि न्यूरोलॉजी में, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी रहा है, तो उसमें 5 साल अगर फिट नहीं आया तो आमतौर से मानते हैं अब फिट नहीं आएगा। जब वो बच्चा लाया गया अस्पताल में तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली गई। मालूम पड़ा एग्जाम का टाइम था, फरवरी के महीने से उसके पेरेंट्स ने उसको, छोटा बच्चा था, एग्जाम का टाइम था, तो उसको शंख पुष्पी सिरप देना शुरू किया जिससे बुद्धि का विकास हो। तो उसने शंख पुष्पी सिरप जब लिया और साथ में उसका फेनिटोइन सोडियम चल रहा था, उसकी बहुत कम डोज हो गई थी। तो जब उन्होंने बच्चे का सीरम लेकर के उसमें फेनिटोइन का ब्लड लेवल चेक किया तो मालूम पड़ा इट वाज बिलो नॉर्मल। और बिलो नॉर्मल होने की वजह से उस बच्चे को दोबारा फिट आ गया। वो शायद इंडिया का पहला रिपोर्टेड केस था हर्ब ड्रग इंटरेक्शन का। वो लोगों ने उसमें नोटिस नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड में, यूएस वगैरह में हर्ब ड्रग इंटरेक्शन की बात बहुत पहले चल रही थी, लेकिन मॉडल नहीं था। आज की तारीख में उसके लिए इन विट्रो मॉडल, एंजाइमेटिक मॉडल्स आ चुके हैं। जैसे अभी तो हम लोग तो खाली इन विट्रो सिप इनहिबिशन ही खाली देखते हैं। जैसे कुछ एक एंजाइम है सिप CYP3A4, ये करीब 70% ड्रग का मेटाबॉलिज्म इसी एंजाइम के थ्रू होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसका बहुत टेक्नोलॉजी तो मुझको पता नहीं, मेरे साइंटिस्ट लोग करते हैं। इसका मैं आपको, ये तो उसका मेथड बड़ा ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। जैसे हमने किया था सैलेशिया का, तो पहले हमने क्या किया आप देखिए, इसमें हमने कौन कौन से ड्रग के साथ किया। ग्लाइपिजाइड के साथ किया, जो डायबिटीज के लिए, मतलब जो जिसके साथ लोग दवाई खा सकते हैं। तो आप ओरल एंटी डायबिटिक के साथ ये दवाई खा सकते हैं सैलेशिया, तो हमने उसके साथ किया। बाद में हमने इसको एंटी हाइपरटेंसिव के साथ भी किया, एंटी कोलेस्ट्रॉल के साथ भी किया, दे करके ये सैलेशिया दे करके कि इसको देने से कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है, उसको मेजर करते हैं कि किस माइक्रोग्राम की डोज पर इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसके अंदर सैलेशिया एक्सट्रैक्ट का इंटरेक्शन किसी के साथ भी नहीं था। इसके अंदर इसका कोई इंटरेक्शन सैलेशिया का किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं था। ये एक एग्जाम्पल आपको हमने दिया। दूसरा, आज की तारीख में ये भी एक एरिया है जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री इंटरेक्शन का बहुत ही स्ट्रांग एरिया हो सकता है इसके बायो से। तो आज की तारीख में क्या है कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस टाइम में, जैसे मैंने बताया था कि अब आपने 2-3 सैंपल बना लिया, आपको क्विक डेटा चाहिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है, थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल अप्रोच चाहिए। तो मैंने एग्जांपल आपको पिछली बार दिया था, अगर किसी को मेमोरी का प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो कि एस्टिल कॉलिन जो ब्रेन में होता है, दैट इज द केमिकल कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। अब ओल्ड एज में उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, अब आप प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमको ये पता है कि एसिटिल कॉलिन का डिग्रेडेशन के लिए एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं एसिटिल कॉलिन एस्टीरेज। अगर हम उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें
तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उससे एसिटिल कोलिन बढ़ेगा और आपका मेमोरी रिस्टोर होगा। तो ये एग्जाम्पल, ये जब तो आपको क्या करना है, आपको हर्ब लेकर के उस एंजाइम के साथ आपको देखना है कि उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या नहीं करता। ये उसका पार्ट 1 है। लेकिन फैक्ट ये है कि इसके अंदर एक फ्लॉ है कि वो एंजाइम तो रहता है ब्रेन के अंदर, और आपने लैब में उस एंजाइम को डायरेक्टली अपनी हर्ब से इंटरेक्ट करा दिया, ठीक है, लेकिन रियल टाइम तो ऐसा होता नहीं है। तो एक तीसरा मेथड, उसको बोलते हैं एक्स वाइवो स्टडी। उसमें क्या करना चाहिए, पहले आप अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन को रैट को दीजिए 7 डेज और 10 डेज। उसके बाद उसका सीरम निकालिए, उसके सीरम में देखिए वो जो कंपाउंड इस प्लांट के थे वो सीरम में हैं। अब आप उस सीरम को टेस्ट करिए, तब आपको रियल सिचुएशन मालूम पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति इसको खाएगा तो उसमें कौन कौन सा कंपाउंड ब्रेन में पहुंचेगा, तभी जाकर कोई इंटरेक्ट करेगा। तो एक्स विवो मेथड्स फॉर बायोएसए लैब, ये आपका इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन का बहुत बड़ा एक सूत्र हो सकता है। उसमें इसको अकेले कोई नहीं कर सकता। मैं आपको ये 2 एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ये आंवला। आंवला जो है कोलेजनेस एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इसका मतलब हम जब बोलते हैं आंवला रसायन है, और तो रसायन कोलेजन क्या करता है, कोलेजन तो प्रोटीन है, वो स्किन में रहता है, बोन में भी रहता है। अगर ये कम होगा तो आपकी स्किन में ये रिंकल पड़ जाएंगे। तो चाहे इसमें फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी चेक करें, चाहे इसमें कोलेजन की एक्टिविटी चेक करें। तो हमने इसमें कोलेजन का एग्जांपल लिया और पाया कि आंवला जो था, आंवला है वेरी स्ट्रांग कोलेजनेज इनहिबिटर एक्टिविटी। फिर डायबिटीज के लिए अल्फा माइलेज और अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक कॉमनली यूज्ड मॉडल्स हैं आजकल। तो हमने हमारा प्रोडक्ट है डायबिटिस 21, हमने उसको टेस्ट किया इस मॉडल के ऊपर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लेकिन वो तो मैकेनिज्म हो गया। लेकिन पहले अगर देखें कि वास्तव में कोई दवाई काम करती नहीं करती, तो उसमें फिर जैसे जो जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, इंसुलिन हेल्प्स ग्लूकोज इनटू एब्जॉर्प्शन इनटू द मसल्स। तो ये एक मेथड है, उसको बोलते हैं L6 मायोट्यूब। L6 मायोट्यूब में लेकर के उसमें आप ये देखना होता है कि ग्लूकोज रिअपटेक कितना हुआ, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी एसे। तो ये हमने स्टडी किया था फेनुग्रिक मेथी के ऊपर। हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है कंट्रोल डी, और उसमें हमने ये पाया कि उसके इस मॉडल के अंदर प्राइमरी एसे में फेनुग्रिक से ब्लड शुगर जो शुगर था वो मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, और अप टू 30 माइक्रोग्राम के डोज पर, विच इज pretty गुड डोज। नॉट ओनली दैट, फिर हमने सेलेशिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओरिएंटेड स्टडी भी किया और ये पाया कि ये GLUT4 के रूट से काम करता है। अब ये सब हम ऐसे नहीं कर सकते थे बिना इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन के। तो इसमें क्या क्या जो एक्सपर्ट थे सब्जेक्ट के, हमने उनसे बात किया, उनको हमने अपना कंसल्टेंट रखा, और हमने उनके द्वारा फिर बताया गए तरीके से अपने यहाँ वो ऐसे सेटअप किया अपनी लैब में। हमारा एक और प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं जेनोस्टो ऑस्टियोपोरोसिस का। इसमें हमने पहले ऑस्टियोब्लास्टिक सेल प्रोलिफरेशन ऐसे किया, फिर हमने अल्कलाइन फास्फेटेज पर काम किया, फिर हमने इसके अंदर कोलेजन सिंथेसिस। तो 2 चीज हो गया, एक तो कोलेजन अगर इनहिबिट करेंगे तो कोलेजन बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्या कोलेजन का फॉर्मेशन हम बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने कोलेजन सिंथेसिस और कोलेजन इनहिबिटर दोनों पर काम करके देखा। दिस प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग ऑन बोथ। ये जो हम आपको पहले बात किए थे अशोकारिष्ट का, उसका जरा थोड़ा डाटा देखिए एक बार। ये जो टॉप की फिगर है वो है अशोकारिष्ट, अशोका एक्सट्रैक्ट ओनली। सेकेंड है ओनली धात की एक्सट्रैक्ट। बॉटम पे है वो है एक्वर एक्सट्रैक्ट, जिसको आपका क्वाथ था, जो उसका क्वाथ था, इस क्वाथ का इसका ये HPTLC क्रोमेटोग्राम है। और फिर उसके ऊपर जो है वो FP माने फिनिश प्रोडक्ट अशोकारिष्ट। अब आप देखेंगे कि अशोका इसके फिनिश प्रोडक्ट में इसमें एक पीक बीच में है जो एक्वर एक्सट्रैक्ट में थी। वो पीक देखिए, ये पीक थी यहाँ पर, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में वो पीक गायब हो गई। ये पीक यहाँ पर थी और यहाँ पर गायब हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने फिर जब उन्होंने ये फर्दर स्टडी किया तो बताया कि ये इस पे कंपाउंड थे प्रेजेंट इन बिफोर एंड आफ्टर फर्मेंटेशन।
अब आप देखिए लाइसिनाइड ये एक्वस एक्सट्रैक्ट है और ये दो आपके मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, एक अपना यहाँ का फिनिश प्रोडक्ट है। ये इसकी क्वांटिटी 13 से 5 हो गई और लायोनिसनाल की क्वांटिटी जो 2.4 था केवल ये 23 से 24 हो गया। तो इसकी क्वांटिटी कम हो गई, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई और ये कैसे हुआ? ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आसवरिष्टा आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है। अब सोचिए अगर आपको एक किसी लेबोरेटरी में सिंथेटिक तरीके से इस काम को करना होता तो करोड़ों रुपया खर्च हो गया होता और तब भी होता कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। सिंपल एक आसवरिष्टा के तरीके से आपने उसका कंप्लीट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड का हो गया। आई एम नॉट वेरी गुड एट केमिस्ट्री, तो मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर बारे में बता नहीं पाऊंगा, वो हमारी टीम में लोग हैं। और ये उसी का दूसरा है कि आप देखें नीचे आपको एक्वर एक्सट्रैक्ट में आपको ये दो पीक दिख रहे हैं, यहाँ पर ये पीक गैप हो गए इन दोनों में। शायद वही कंपाउंड होगा जो पहले 2.4 था वो कम हो गया। ये अब उसी के अंदर साथ में उन्होंने गैलिक एसिड भी चेक किया था, केम्फ्राल भी किया था उसमें टेस्ट, इसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ा। अब अगर ये देखें कि जब ये फर्मेंटेशन होता है तो अब देखिए जैसे जैसे अल्कोहल कंटेंट ये यहाँ पर ये देखिए बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखिए नीचे गैलिक एसिड कंटेंट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये गैलिक एसिड कंटेंट भी बढ़ रहा है। अब वैसे वैसे ऑब्वियसली शुगर है वो तो कम हो ही होगा, जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो शुगर तो कम होगा। केम्फेराल उतना रेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन गैलिक एसिड उसी रेट से बढ़ रहा है। ये जब मैंने बताया कि वो डॉक्टर विधु एरी वाज द प्रोफेसर एट फार्मेसी एट जामिया हमदर्द, तो उनकी स्टूडेंट चीज सीखा, उन्होंने ये काम किया, बाद में ये पेपर उन्होंने पब्लिश भी किया था। आयुर्वेद इंडस्ट्री के बारे में द्रव्य गुण, रसशास्त्र और भेषज कल्पना, इन तीनों के साथ इंटरेक्शन कोलेबोरेशन बहुत आवश्यक है। और मैं बताऊँ आपको बीएचयू में डॉक्टर दामोदर जोशी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया था जो इंडस्ट्री के बड़ा यूजफुल हुआ। उन्होंने वुडन वुड्स में, प्लास्टिक के मटेरियल में और स्टील में, तीनों में शायद 2 या 3 आसवरिष्टा प्रिपेयर किए, वुडन में, प्लास्टिक में और स्टील वेसल में। और उन्होंने तीनों का हर स्टेज पर तीनों का क्वालिटी कंट्रोल मेथड से करते हुए केमिस्ट्री वगैरह किया हर लेवल पर। और उसके बाद उन्होंने जो उसका जो एक कंक्लूजन था वो ये था कि प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ आसवरिस्टास। वुडन मटेरियल एंड स्टील बोथ आर इक्वली गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आसवरिस्टास। उसमें उनको नहीं मालूम था, जैसे उसमें डाबर में वुडन मटेरियल यूज करते थे, लेकिन ये रिसर्च आने के बाद काफी इंडस्ट्री ने वुडन से शिफ्ट हो गए स्टील के ऊपर। आज की तारीख में स्टील के फर्मेंटर्स ही यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में फॉर लार्जर स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ एक, नाउ वी आर कमिंग क्लोज टू द प्रेजेंटेशन, ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की। और अगर इसके अंदर आप जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कुछ कर सके तो ये हमको लगता है बहुत बड़ी सेवा होगी। पहला है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल फोमिंग एजेंट। आप टूथपेस्ट करते हैं, आप ये शैम्पू लगाते हो, उसके अंदर फोम होता है, ये फोम आता है एसएलएस से जो एक केमिकल है। क्या हम कोई ऐसा नेचुरल फोमिंग एजेंट डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर, देखिए फोमिंग एजेंट तो आपका फोम तो आपका रीठा से भी आता है, देखिए स्टेबल नहीं होता। तो फोमिंग एजेंट ऐसा हो जो सभी कैरेक्टर्स को मीट करे, माने डिटर्जेंट भी उसके अंदर होनी चाहिए, फोमिंग भी हो, डिटर्जेंट भी हो, और सेफ भी होना चाहिए, सेफ फॉर स्किन, सेफ फॉर ओरल। तो टूथपेस्ट के लिए अलग एजेंट और टॉपिकल के लिए अलग एजेंट, लेकिन
फोमिंग एजेंट, नेचुरल फोमिंग एजेंट। जैसे आप कभी अगर कोई क्वाथ बनाए जिसमें ब्राह्मी डालें तो आप देखेंगे पूरा बाहर आ जाता है। ब्राह्मी में बहुत फोमिंग होता है, बहुत ज़्यादा फोमिंग होता है। तो क्या हम ब्राह्मी के फोम को यूज़ कर सकते हैं? उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसमें केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, उसका बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस स्टडी करने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल फोमिंग एजेंट फॉर टॉपिकल एंड ओरल फॉर्मुलेशन, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिकॉज अगर आपने एक नेचुरल सॉल्यूशन दे दिया केमिकल के लिए तो सोचिए पूरी दुनिया में कितना टूथपेस्ट, कितना शैम्पू बनता है। एवरीबडी डाइंग टू हैव अ नेचुरल फोमिंग एजेंट्स। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। आज की तारीख में सभी लोग वही यूज करते हैं, आपके जो नॉर्मल चाहे सोडियम बेंजोएट हो, हाँ, चाहे आपके मिथाइल प्रोपाइल ये हो, तो पैराबेंस हो, तो पैराबेंस और द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लेकिन आइडिया क्या है कि कैन वी हैव प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट? When we say preservative free, it means can we have chemical preservative free product? So, is there any natural preservative which will work on the same pH with the same efficiency across the same dosage forms? So, ये चैलेंज है। तीसरा है सबसे सिंपल लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स, सिफला चूरन। आपको पता है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने माइक्रोबियल लिमिट 1 लाख का रखा हुआ है चूरन के लिए। लेकिन चूरन क्या है, वो तो आप लाए, आपने उसको पाउडर क्या मिक्स कर दिया, हो गया। नॉर्मली आप कोई भी चूरन तिफला ही आप टेस्ट कर लीजिए, आपको 3 से 4 लाख से कम मिलेगा ही नहीं माइक्रोबियल लोड। लिमिट क्या है? 1 लाख। तो माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन मेथड कैसे, क्या क्या है? या तो आप स्टीम स्टेरिलाइजेशन करिए, बहुत महंगा है। यूवी काम नहीं करता, तो भारत सरकार ने क्या अलाउ किया हुआ, आप गामा करा लीजिए। तो 8 GY तक गामा इसके अंदर परमिटेड है, और भारत में केवल 2 ही कंपनियां हैं जो इसको गामा करती हैं, एक है डाबर और एक है झंडू। हमारा हर एक चूरन जो है वो आप टेस्ट करेंगे तो कभी भी आपको मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। लिमिट 1 लाख बेशक हो, लेकिन वो और कम ही होगा। तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आसवरिस्टा। आसवरिस्टा का जो ड्यूरेशन है, फर्मेंटेशन है, उसकी टेक्नोलॉजी में हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई जितना आपको अल्कोहल कंटेंट डिजायर्ड था वो मिल गया ऑनलाइन? क्या ऐसा ऑनलाइन सिस्टम कोई हो सकता है जिसको बाहर से मीटर तरह देखूं और मैं उसको मालूम पड़ता है भाई इतना आपको अल्कोहल आ गया, नाउ यू कैन स्टॉप द फर्मेंटेशन? कोई भी नहीं। हर बार निकालना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, जीसी मेथड होता है, जीसी जाकर करना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई मेथड हो सकता है, या कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो इनडायरेक्ट मेथड हो? ये 4 इतने चैलेंजिंग एरियाज हैं जो इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन के लिए बहुत सुटेबल है, जिसकी आज इंडस्ट्री को नीड है। इसके अंदर वो नहीं है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, वो शायद आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे और उसमें आप बता भी सकते हैं हमसे बेहतर। लास्ट जो हमने बोला था लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कोलैबोरेशन, तो हर एक कोलैबोरेशन का पहला सिद्धांत होता है कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसको कुछ लोग एनडीए बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन होता है, फिर उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, फिर उसके बाद एक ब्रॉड एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे हमारा एग्रीमेंट कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे एक एमिटी के साथ है, एक आपका बिट्स पिरानी के साथ है फार्मेसी में, तो पहले एक ब्रॉड एग्रीमेंट है, उसके बाद फिर स्पेसिफिक एग्रीमेंट। लेकिन जैसे हमारा आईसीएमआर के साथ है वो डायरेक्ट, उसमें कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं है, एक ही है, वो है सीधा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। इसको अराइव करने के पहले एक टर्म शीट बनता है कि
इस एग्रीमेंट के हम जिस काम के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ये पूरा लिखा रहता है। उसके बाद जब डिस्कस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, देन उसके बाद फिर आप एग्रीमेंट को डेवलप करते हैं। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा रखने चाहिए। टाइमलाइन क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, और जो पेमेंट होता है, पेमेंट बेसिकली इज ए लिंक टू द माइलस्टोन्स। तो टाइमलाइन क्या होगी, माइलस्टोन क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ओनर कौन होगा, उसके बाद क्या होगी पब्लिकेशन पॉलिसी पेपर वगैरह की। तो उसके बाद कंडीशंस फॉर नॉन कंटिन्यूअस, किस कंडीशन में हम प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी 5 साल रखनी है, 10 साल रखनी है, जिंदगी भर रखनी है, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ कि, या कहीं अदरवाइज भी, जब आप किसी को हायर करते हैं जीआरएफ या एसआरएफ, या कोई स्टूडेंट काम कर रहा है प्रोजेक्ट पर, स्टूडेंट तो अपना एमडी पीएचडी करके चला गया, अब उसके बाद वो भी उस सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व होती है, तो ये इसका आज तक कोई रिजोल्यूशन नहीं है। कई बार इंस्टीट्यूट लिख करके देता है, यस वी टेक द गारंटी एंड फॉर दिस वो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट आपस में अलग से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। ये आई थिंक लास्ट स्लाइड थी। तो हमको लगता है कि वी हैव ट्राइड टू कवर as much as possible about the academia and industry collaborations. We have also demonstrated some of the examples how they can be useful not only to academia industry, to the sector of Ayurveda as a whole, और हम उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में यूज करें, जैसे किसकी क्या स्ट्रेंथ है, लॉक एंड की सिस्टम। तो जो एक दूसरे की जैसे एक की स्ट्रेंथ है दूसरे की वीकनेस है, आप ज्वाइन करिए। आपको अपना फैसिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास है उससे हाथ मिलाइए, उससे अपना काम करिए। और ये जो एकेडमिया सपोर्ट ट्रेनिंग भी कर सकता है रिसर्च के साथ, और जैसे नाइपर वगैरह क्या करते हैं, नाइपर के लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं। अभी तक वो सिस्टम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में शुरू नहीं हुआ, यहाँ खाली ट्रेनिंग रिसर्च तक है, लेकिन कंसल्टेंसी अभी तक नहीं है। लेकिन जैसे नाइपर है, नाइपर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, उसका पैसा लेता है। इंडस्ट्री सपोर्ट क्या हो सकता है, फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद के वजह ने बोला कि हाँ पर फार्म के बच्चे आते हैं क्या साल के लिए अपना प्रोजेक्ट लेकर के, वो आगे काम करते हैं। इट इज विन विन फॉर बोथ द पार्टनर्स। तो दिस इज ऑल वी वांटेड टू डिस्कस टुडे। अब इसके बाद फोरम इज ओपन फॉर एनी डिस्कशन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू respond to any queries on it. Stop presenting. सर बहुत बढ़िया। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है आपके लेक्चर को सुनने में सर। जी सर। तो हेलो। Yes, it is now open for discussion. किसी को कोई। जी सर। तो जो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं या हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका निश्चित रूप से पूरा ही जो है पूरा मैंने देखा कंसंट्रेशन के साथ में वो लोग सुन रहे थे, क्योंकि जो डायरेक्टली कंसर्न है फार्मेसी वाले वो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसर्न है, तो वो बहुत सिंसियरली सुन रहे थे। तो नेचुरली उनके मन में भी कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगी। तो जो भी हों वो अपने पक्ष को जो है अपने जो संदेह हैं, जो इनकी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम, जो भी कोई है। हाँ रवि प्रताप जी डॉक्टर सिंह बताइए। आप आवाज नहीं आ रही? अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो।
अभी नहीं हुआ। अभी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ अब हो गया, आप बोलो। हाँ बताइए सर, आपने एक वर्ड यूज करा था, रीवैम्प द कोलैबोरेशन। रीवैम्प द कोलैबोरेशन। रीवैम्प द कोलैबोरेशन। हाँ सर, उसमें आपने कहा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, कोई भी इंडस्ट्री को प्रपोजल सेंड नहीं करती है। राइट। सर, ऐसा ऑप्शंस क्रिएट हो सकता है क्या कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपनी कंडीशंस पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या कोई यूनिवर्सिटीज को प्रपोजल सेंड करे रिगार्डिंग टू रिलेवेंट स्टडी प्रपोजल और द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? करते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको कि कई बार अगर इंडस्ट्री का अपना रिक्वायरमेंट होता है तो साइन, जैसे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR के साथ। वो था फुल्ली फंडेड बाय झंडू, पूरा फंड उसका हमने किया था पूरा प्रोजेक्ट। ठीक, ऐसे बहुत कम इसकी वैल्यू काफी हाई होती है, काफी इसकी वैल्यू काफी हाई होती है। ऐसे प्रोजेक्ट कम होते हैं जो कि इंडस्ट्री डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को फंड करती है, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ती है तो करती है। जैसे आप देखिए जो क्लिनिकल ट्रायल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा इंडस्ट्री पूरा खर्चा खुद उठाती है, वो होते हैं। लेकिन उसको हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखेंगे नहीं रखेंगे, या वो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़ा हमको एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में। कोलैबोरेटिव में both the partners contribute something, right? Sponsored में industry provides only funding, all the other activities are done by the institutions. So ये थोड़ा सा एक किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा किस प्रोजेक्ट में, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ आपका ये सवाल सही है कि क्योंकि जो ज्वाइंट जो मैंने बोला था इट वाज फॉर ज्वाइंट फंडिंग एप्लीकेशंस। तो अगर एक इंडस्ट्री और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फाइल करता है तो होता क्या है, आजकल देखिए कितनी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो सबको फंड चाहिए। अब बेचारे को तो स्टूडेंट से फीस ले लेते हैं बढ़ा करके, कितना लेंगे, उसकी लिमिट होगी ना। लेकिन आपको लैब तो सेटअप करना है, तो एक सोर्स आजकल हो गया है, एक इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट सबमिट करते हैं फंडिंग एजेंसी को, और वहां पर क्या होता है वो जो पैसा आता है उसमें इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिलता है। इंडस्ट्री ऑन द कंट्री है टू कंट्रीब्यूट 10%, 90% गोज टू द इंस्टीट्यूशन। तो वो इंस्टीट्यूशन को अपना यूज करता है अपनी फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए, अपनी लेबोरेटरी एक्सपेंड करने के लिए। एक तरीके से वो इनडायरेक्ट सपोर्ट हो गया। तो इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और इंडस्ट्री का भी काम हो गया, और इंस्टीट्यूशन जो था उसको गवर्नमेंट फंडिंग से काम हो गया। तो उसमें एक क्लास होता है कि आपने 3 साल में आप क्या इस समय कितने प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो जितने रन करते हैं उतना अच्छा आपका रेटिंग होता है, तो अगला फंडिंग एजेंसी भी सोचता है कि इसको तो पैसा और दे देते हैं। So I think that satisfied your question. और हमारा कोई होता जो अपना क्वेरी करना देना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते से सर, आपने एक चीज बताया था कि जो